वेलकम टू क्लास नंबर 15। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सिक्स्थ पार्ट है और यहाँ टाइप नंबर 15 से आगे के जो क्वेश्चन टाइप है उन्हें हम लोग अब डिस्कस करेंगे। आज जो क्वेश्चन टाइप है उसमें से पहला है सम आर्टिकल्स डैमेज्ड। इस तरह का सवाल जब बनेगा तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें जब हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जो क्वेश्चन टाइप है वो बिल्कुल इसी लैंग्वेज पे बना हुआ रहता है, जस्ट डेटा वगैरह चेंज हो जाएगा कि 144 की जगह कुछ और नंबर हो जाए, यहाँ पे कुछ और नंबर हो जाएगा, लेकिन एक जो लैंग्वेज है ना, जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करने का जो एक पैटर्न है वो फिक्स है। और इसे सॉल्व करने के अगर इस तरह के सवाल देखे हुए हैं, अगर आपने टाइप आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी सॉल्व करने की स्पीड बहुत गुना बढ़ जाती है। ये बेनिफिट है इस तरह से चीज़ों को अटेम्प्ट करने का, टॉपिक वाइज पढ़ के फिर प्रैक्टिस करो। उसके बाद सवाल जो है ना दिखने लगेंगे कि अच्छा ये डैमेज आर्टिकल वाला है, उसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो ऐसे स्पीड आपकी डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 76 को अगर देखें, एक शॉपकीपर है, वो 144 आइटम खरीदता है 90 पैसे प्रति आइटम के हिसाब से। रास्ते में 20 आइटम जो है वो टूट जाते हैं और बाद में जो बचे हुए जितना उसका सामान है वो हर एक चीज को 1 रुपये 20 पैसे में बेचता है। तो उसको उसका प्रॉफिट या लॉस हमें यहाँ पे निकालना है। तो अरिथमेटिक है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। सबसे फास्ट तरीका जो यहाँ पे हमें दिखेगा वो ये है। हमने देखा था जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है तो हम लोग एक रेशो यूज करते हैं। क्या रेशो यूज करते हैं? SP/CP। अगर यहाँ पर भी मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो ले लूँ तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर देखें एसपी और सीपी, सेलिंग प्राइस कितना है, अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें एसपी और सीपी, हर एक इंडिविजुअल आइटम का हम यहाँ पे काउंट करना चाहेंगे। पर सेलिंग प्राइस तो, अगर कॉस्ट प्राइस तो 144 आइटम्स का है, सेलिंग प्राइस कितने का है? 20 आइटम टूट गए मतलब 124 का। तो नंबर्स यहाँ पे अलग अलग हो गए। तो सबसे पहले हमें नंबर को सेम करना होता है। सेम कैसे करें कि यहाँ पे तो 144 है 90। तो एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे अपने को लॉजिक अपनी ये लगाना है कि 144 जो यहाँ पे आइटम है ना, तो अगर इसको सब कुछ छोड़ो, सिंपल सा अगर लिख के यहाँ पे अगर देख लो, अगर मैं टोटल प्राइस निकालता कि उस दुकानदार को कितना पड़ा था, तो 144 तो आर्टिकल उसने खरीदे थे, हर एक की कीमत थी 90, तो ये उसका टोटल प्राइस रहा होगा खरीदते समय। अब यहाँ पे मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि 90 पैसे पर आइटम तो पहले था, अब कितना हो गया होगा। तो अब 144 में से 20 टूट गए, टूट फूट गया, तो केवल 124 बचे। तो ये टोटल प्राइस हो गया डिवाइड बाय 124। ये क्या निकला? ये नया कॉस्ट प्राइस निकला। तो ये डिनोट कर रहा है किसको? कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये कितने का बचे हुए जो थे, तो 124 का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा पर आर्टिकल वो इतना रहा होगा। अब इसी 124 का पर आर्टिकल सेल प्राइस कितना था? 1.2। बस दोनों चीजें अपने को मिल गई। इसको यहाँ पे अब सॉल्व कर लेंगे। तो SP/CP का रेशियो लिखना है। सेलिंग प्राइस कितना है? 1.20। तो सब कुछ एक काम करते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये भी पैसा था। 120 ये हो गया सेलिंग प्राइस हर एक आर्टिकल का। हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है ये आपने निकाला, ये जो भी निकाला पर आर्टिकल हम लोग निकाल रहे हैं। तो 144 मल्टीप्लाई बाय 90, तो यहाँ पर 124 ऊपर चला जाएगा। ये क्या निकला? SP/CP का रेशो। इसे बस अब सॉल्व कर लेना है। तो ज़ीरो वगैरह तो यहाँ से कट जाएगा, 12 से ये 12 का स्क्वायर होता है ना, और इसको 4 से कर लें तो 3 बार, 4 से हो जाएगा 3 और 1 बार। तो SP/CP का जो रेशो है, इसे यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। SP और CP का जो रेशो है वो मिल रहा है 31 डिवाइडेड बाय 27। SP ज़्यादा है, CP कम है, 4 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट तो हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का प्रॉफिट है। कितने पर? बेस बन जाएगा ये 27। अब इसका अपने को परसेंटेज निकालना है। 27 का तो परसेंटेज निकालना आता नहीं है, तो या तो आप 400 को 27 से डिवाइड कर लो, वो एक तरीका हो सकता है, या फिर यहाँ पे छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। जो परसेंटेज की क्लास में हमने सीखा था 1% और 10% वाला रूल, वही यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर मैं 27 को देखूं, इसका अगर मैं ये बोलूं कि 10% कितना होगा, तो 2.7 होगा। मुझे जाना कहाँ तक है? 4 तक, कि 4 कितना होगा। तो 27 का 10% 2.7 होता है, तो अब 10% से मुझे और ऊपर चलना पड़ेगा। अगर ऑप्शंस देखें तो 14, 15, 12, 13 है, तो एक बार 15 के हिसाब से टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब अपने को पता है 10% इतना है तो 5% कितना होगा? इसका आधा होगा।
इसका आधा अगर इसमें मैं और जोड़ के देखूँ ना, इसका आधा कितना होगा, इसको एक जीरो लगा दो क्योंकि डेसिमल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लग के 35 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ के देखें तो ये हो जाएगा 5 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4.05। आप 4 के बहुत करीब पहुंच गए। तो 15% 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो अपना आंसर होगा वो 15 से हल्का सा कम होगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व कर लेने का। नॉर्मल तरीका होता है कि 400 को आप 27 से फिर फिजिकली डिवाइड कर रहे होते हैं। अगला सवाल, एक आदमी ने कुछ चावल खरीदे, चावल का रेट क्या था, 150 रुपए प्रति क्विंटल। 10% चावल जो है वो खराब हो गए और जो बचे हुए चावल थे उस पर उसको 20% कमाना है, तो वो कितने पर बेचे, कितने प्राइस पर बेचे। तो जैसे यहाँ पे 150 रुपए पर क्विंटल है, तो अपने को वहां पर भी निकालना है कि कितने रुपए पर क्विंटल के हिसाब से वो बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। बिल्कुल वैसा ही सवाल है ना, कुछ सामान स्पॉइल हो गया तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, सेम चीज एस पी अपॉन सी पी का हम लोग यहाँ पर भी रेशो ले रहे होंगे। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। 150 एक क्विंटल के हिसाब से था, उसमें से 10% जो है वो खराब हो गया। मतलब अगर देखें 150 रुपए, कितना क्वांटिटी थी वो अपने को नहीं पता, 100% मान लेते हैं कि 100% क्वांटिटी थी। अब 10% तो खराब हो गया, मतलब 90% उसकी बची होगी। तो ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा पर क्विंटल के हिसाब से या पर जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से, तो उससे कोई अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन गया सीपी। अब एसपी अपॉन सीपी का मुझे रेशो चाहिए। अब एसपी तो पता नहीं, पर ये पता है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट एसपी अपॉन सीपी में हम लोग किस तरह से लिखते हैं, 20% मतलब 1/5, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। गेन चाहिए तो 6/5, तो 6/5 एस पी अपॉन सी पी का रेशो है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर क्विंटल या जो भी यूनिट होती है उसके हिसाब से कितना होता है वो अपने को निकालना है। एस पी एज इट इज लिख लो, कॉस्ट प्राइस लिख लो यहाँ पे। तो पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ से इस वाले हिस्से को काट लो और इसको काटने के बजाय यहाँ पे लिख लो, क्योंकि 5 वगैरह है तो वो कैंसल आउट कर लेगा। तो यहाँ पे हो गया 150 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब 5 के हिसाब से देखें तो ये 30 30 से चला जाएगा, ये 3, ये 10, 3 से ये चला जाएगा 2 बार। तो बेसिकली एसपी की जो वैल्यू है वो मिल रही है यहाँ पे 200। तो 200 पर क्विंटल के हिसाब से वो बचे सामान को बेच दे या बचे हुए चावल को बेच दे तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा करेक्ट। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब इस तरीके से इस रेशो लेके सॉल्व करने में देखो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्या है, कोई वेरिएबल नहीं लेना पड़ रहा, जो एक्चुअल डेटा उन्होंने दिया है वही हम लोग लिख के सीधा सीधा सॉल्व कर रहे हैं। कोई एक्स वाई जेड ये वो मानना मुनना कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल सा। अब इतना लिखने में एग्जाम में कितना आपको समय लगेगा अगर कंसेप्ट पता है तो, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है टाइप वाइज पढ़ के। ये कुछ पर्टिकुलर अरिथमेटिक की लैंग्वेज होती है, इसे पहचान लिया तो सॉल्व करने का तरीका सीधा सीधा फिर दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 78, एक आदमी 100 कप खरीदता है, हर एक कप की कीमत 10 रुपए है। 10 कप जो है उसको टूट जाते हैं। तो अगेन ब्रोकन वाला ये क्वेश्चन टाइप है ना, तो अपने को यहाँ पे पता है किस तरह से अपने को सॉल्व करना है। ही सेल्स द रिमेनिंग कप एट 11 ईच। तो सेलिंग उसका लॉस परसेंट निकालना है। तो सेलिंग प्राइस देखें हर एक का तो 11 है, कॉस्ट प्राइस हर एक का कितना होता तो 100। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर दो बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटू 10 डिवाइड बाय होता है यहाँ पे कितना, 100 कप थे अब 90 बचे, मतलब 90 ऊपर चला जाएगा। तो एस पी अपॉन सी पी का यहाँ से अपने को रेशो मिल जाएगा, जीरो वगैरह कट गया, ये बन गया 99 डिवाइडेड बाय 100। तो एक का लॉस हो रहा है उसको कितने पर, 100 पर, तो 1/100 1%, 1% का उसको लॉस है। तो ये था क्वेश्चन टाइप या कह सकते हैं उस तरह की लैंग्वेज अरिथमेटिक की, जहाँ पे आपने कुछ चीज़ें खरीदी उसमें से टूट गई और बची हुई चीज़ें आपको कुछ कीमत पर बेचनी है ताकि आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो। तो सीधा सीधा एस पी अपॉन सी पी वाला ही बिल्कुल बेस कंसेप्ट अपना प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे लगाएंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 या टाइप नंबर 16, ए टू बी और बी टू है। इसका क्या मतलब है कि कोई दो लोग हैं, एक ने कुछ प्रॉफिट लॉस पे सामान दूसरे को बेचा, फिर दूसरे ने प्रॉफिट या लॉस पे सामान वापस उसी को बेच दिया। अब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इन दो ही लोगों के बीच में हो रहा है। तो ये खास क्वेश्चन टाइप है, क्योंकि अगर इसकी लैंग्वेज पढ़ के आप सोचोगे अरे इसमें क्या है तो आसान है, तो आप फंस जाओगे। एक बार खुद से आप ट्राई करके देखना,
ना, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल नहीं है, कुछ इनके अंदर कुछ लॉजिक है जिसके हिसाब से ये बने हैं, और सॉल्व फिर हम लोग उसी हिसाब से करेंगे तो आसान हो जाता है हमारे लिए। दो लोग हैं, अब जस्ट एक बार इस सवाल को छोड़ो, जस्ट एक बार एक सिंपल सा एग्जांपल देखो कि दो लोग हैं, वो आपस में जो भी ट्रांजेक्शन करें, मान लो कि ए को अगर 100 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, तो बी को कितने का लॉस हो रहा होगा ना। एक सिंपल सा अगर अपन देखें कि कुछ भी इन्होंने ट्रांजेक्शन किया उससे कोई मतलब नहीं है, जितना ए को प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं ये बोल दूं कि ए को पूरे ट्रांजेक्शन में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बी को कितने का लॉस हुआ होगा, तो तुरंत हम बोल सकते हैं कि अच्छा, तुमको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो भाई साहब तुम बचे हो तो तुमको 100 का लॉस उठाना पड़ेगा, तो नेट इफेक्ट हमेशा जीरो ही होगा दोनों के बीच में, है ना। तो ये बस ये चीज अपने को समझ लेनी है कि अगर एक का भी प्रॉफिट या लॉस मुझे पता चल जाए तो दूसरे का मैं लॉस या प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। इस हिसाब से इस सवाल फिर हम लोग अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एग्जाम में हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, अ हॉर्स वर्थ ₹9,000 इज सोल्ड बाय ए टू बी एट 10% लॉस, बी जो है वापस उसे बेच देता है 10% के गेन पे, तो हमें निकालना है ए का प्रॉफिट या लॉस। तो दो लोग हैं यहाँ पे, ए और बी। ए का प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उससे निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है कि आप बी का प्रॉफिट या लॉस निकालो, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ए को प्रॉफिट हुआ, जितने का भी प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ, तो बी को भी उतने उतने का लॉस होगा। मैग्नीट्यूड अमाउंट सेम रहेगा, एक को प्रॉफिट एक को लॉस है, अमाउंट सेम है, 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए का लॉस है। और उसी की जगह अगर ए को लॉस हो रहा होता तो बी को उतने ही अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा होता, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस, इस तरह से वो मैच हो जाता है। तो ये बन गया अपना यहाँ पे इतना हिस्सा। अब सॉल्व कैसे करें, है ना, वो सवाल उठता है, तो हमेशा बी के हिसाब से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर उसने ए का अपने से पूछा है कि बताओ ए इनिशियल वाले को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो सब कुछ हम लोग इस सेकंड वाले के हिसाब से निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो घोड़ा है उसकी कीमत क्या है, 9,000 रुपए। ए ने बी को 10% के लॉस पे बेचा, तो जो नया उसका बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ए का सेलिंग प्राइस बी का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, तो 10% का लॉस मतलब 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी के लिए ये बन गया कॉस्ट प्राइस। अब बी क्या कर रहा है, उसको 10% के गेन पे बेच रहा है। मतलब अगर मैं केवल बी का होने वाला प्रॉफिट निकाल लूं तो मुझे पता है कि ए को वहां पे उस केस में लॉस हो रहा होगा, तो बी का जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही ए का लॉस हो रहा है। मुझे निकालना क्या है, ए का लॉस या प्रॉफिट है, तो एक चीज तो पता चल गई कि बॉस लॉस हो रहा है। अगर बी प्रॉफिट उठा रहा है तो ए तो लॉस ही उठाएगा, सीधी सीधी सी बात है। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 10% का गेन चाहिए, तो यहाँ पे मैं 11/10 नहीं करूंगा, है ना, वो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी जितने पे बी ने बेचा। मुझे सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बी को गेन कितना हुआ, तो 10% का गेन है, 1/10। जीरो वगैरह कैंसल आउट कर दो यहाँ से, ये 810। तो बी का जो प्रॉफिट है वो है 810। अभी के लिए मैं इसे प्लस लिख देता हूँ। तो डेफिनेट सी बात है, अगर बी को इतना प्रॉफिट हो रहा है तो ए को लॉस कितना हो रहा होगा, -810 का। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए को लॉस कितना है, इतने का। अब अगर ये प्रोसेस आपको समझ में नहीं है किसी कारण, तो सिंपल सा एक साइड में मैं फ्लो चार्ट जैसा बना देता हूँ। कितनी कीमत थी, 9,000 रुपये ना, तो 9,000 जो है वो अपना बन गया बेस प्राइस। जो भी घाटा मुनाफा जो भी है वो सब कुछ इसके हिसाब से निकल रहा होता है। ए ने क्या किया था, 10% के लॉस पे बेचा था, तो अगला जो यहाँ पे कीमत हो जाएगी 10% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 8,100। 9,000 की चीज की जो चीज़ थी वो बन गई इतनी। अब बी ने क्या किया, इसको 10% बढ़ा के 10% के गेन पे उसको बेचा, मतलब 10% का गेन मतलब 8,100 पे 10% का गेन 11/10 करना है, जीरो वगैरह कट जाएगा। 81 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 891 और एक जीरो, 8,910। 9,000 की चीज ए ने बी को 8,100 में बेच दी, फिर बी ने ए को 8,910 में बेच दी। तो अब इसमें हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाल रहे होते हैं, अगर मैं ए का पर्सपेक्टिव देखूं, ए का पर्सपेक्टिव अगर मैं देख रहा हूं, तो यहां से लेके यहां पे लॉस कितना हुआ उसको, 900 रुपए का। 9,000 की चीज 8100 में बेच दी तो 900 रुपए का लॉस हो गया। अब वापस उसने कितने में खरीद ली, 8,910। तो हम लोग गैप इससे चेक करेंगे कि 9,000 की चीज को इतने में बेचा और वापस 9,000 की चीज को कितने में ले लिया, तो 8,910, मतलब इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 90 रुपए सस्ते में उसको मिली, तो +90। तो -900 +90, ओवरऑल लॉस कितना हुआ ए को, -810 का। तो वही अपना आंसर आ रहा था यहाँ से भी।
अब वहीं पे अगर देखें बी के पर्सपेक्टिव से देखें ना, बी, तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस इतना था, सेल प्राइस इतना था, तो केवल इतना हिस्सा मैं चेक करूंगा। 8910 में से 8100 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 8100 तो वही क्या था, प्रॉफिट था, जो कि बी का था 810। तो आप देखोगे ए का जो लॉस था वो बराबर हो गया बी के प्रॉफिट से। तो अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं आई तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो, पर ये बस देखना ही है ऐसा। एग्जाम में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 9000 9 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, अपना आंसर आ गया, दैट्स इट। तो कंसेप्ट आपने देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन देखने में आसान सा दिखता है पर होता नहीं है ना, ट्रिकी सवाल ही माना जाएगा। कंसेप्ट पता चल गया तो सही है। तो दो लोगों के बीच में कितने भी ट्रांजेक्शन हो, कितनी भी बार ट्रांजेक्शन हो, अगर एक का आपने प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया तो दूसरे का लॉस या प्रॉफिट अपने आप मिल जाता है। और क्वेश्चन टाइप सॉल्व कर लेते हैं। एक घोड़ा है जिसकी कीमत 9000 है। ए ने बी को 10% के गेन पे बेचा और बी ने वापस से ए को ही 10% के लॉस पे बेचा। तो हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस ए का। तो सिंपल सा, अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि कंसेप्ट सीख चुके हैं। 9000 बेस प्राइस है। ए ने बी को 10% के गेन पे बेचा 11/10। बी ने ए को 10% के लॉस पे बेचा। तो अगर बी को लॉस हो रहा है तो ए का गेन हो रहा होगा, तो ए को लॉस या गेन होगा, तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। पहली चीज तो ये दोनों तो ऑप्शन चले गए। ए को गेन हो रहा है, ये चीज पता है, कितना गेन हो रहा है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें 10% के लॉस पे ना, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ये मुझे क्या देगा, यहाँ पे सीधा सीधा लॉस दे देगा। तो लॉस का पहले मैं अमाउंट निकाल लूँ, 00 मतलब 990, 990 का लॉस हो रहा है किसको, बी को, तो 990 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होगा ए को। तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मुझे परसेंटेज चाहिए, तो आउट ऑफ 9000 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो वगैरह काट दो, 9 से 11 बार, मतलब 11% का यहाँ पे ए को ओवरऑल सारे ट्रांजेक्शन में फायदा होगा। तो 11% का गेन, मतलब ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट है ना। एग्जाम में बस इतना ही लिखना है। क्या इतना लिखने में कोई टाइम कंज्यूमिंग है, क्या बहुत ज्यादा इसमें सोचना विचारना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नहीं। बस कहाँ एक को लॉस हो रहा है तो दूसरे को गेन होगा, एक को गेन लॉस हो गेन हो रहा है तो दूसरे को लॉस होगा। एक तो ये चीज समझनी है, दोनों का मैग्नीट्यूड लॉस और गेन का सेम रहने वाला है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। एक घोड़ा है जिसकी कीमत 4000 है। ए ने बी को 10% की गेन पे बेचा, बी ने ए को 20% के गेन पे बेचा। दोनों गेन गेन यहाँ पे चल रहा, तो किस तरह से आप देखेंगे, अगर बी को गेन हो रहा है ओवरऑल तो ए को यहाँ पे फिर लॉस हो रहा होगा। एक चीज यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन से अपने को पकड़ में आ गई, तो क्विकली इसको लिख लेते हैं। 4000 तो बेस प्राइस हो गया। ए ने बी को 10% के गेन पे बेचा तो 11/10। बी ने ए को 20% के गेन पे बेचा, 20% मतलब होता है 1/5, तो यहाँ पे निकाल लूंगा मैं 1/5। तो ये क्या निकाल लिया मैंने, बी को मिलने वाला प्रॉफिट। सॉल्व कर लेंगे, जीरो वगैरह कट जाएगा, 5 से ये चला जाएगा, 80 मतलब 880। 880 रुपए का गेन हो रहा है बी को, तो 880 रुपए का लॉस हो रहा होगा ए को। ए को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये चीज तो पता चल गई, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, लॉस वाले दो बचे। इतना लॉस है कितने पर, बेस प्राइस कितना होता है 4000 ए के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो वगैरह यहाँ पे दो कट गए, यहाँ पे कट गया, ये चला गया 22 बार। तो 22% का लॉस है ए को, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे सही। अच्छा क्वेश्चन टाइप है, देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत सॉल्व होगा। नहीं देखा हुआ है तो फिर आप कैलकुलेशन ही करते रहोगे, इसका प्रॉफिट उसका लॉस, ये वो मैच नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है ना। तो कंसेप्ट से भी आप देख सकते हो किस तरह से, क्या हमें कहाँ से ऐसे मैच करना, और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के सवालों को हम कैसे अप्रोच कर रहे होते हैं। तो टाइप वाइज इसको आप देखते चलिए, इसके कुछ सवाल आप किताब से सॉल्व कर लीजिए, बस आपका काम हो गया। और इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा थोड़ा टाइम पे आप इसे रिवाइज करते रहें, अदरवाइज होगा क्या, इतने सारे क्वेश्चन टाइप होते हैं, मिस हो जाते हैं ना, याद नहीं रह पाता है। तो याद रखने का एक ही तरीका है, रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 17 या टाइप नंबर 17। अब यहाँ पे इस टाइप में देखें किस तरह के सवाल हैं। एक एक व्यक्ति है जो कि 5 घड़ियां और 10 पेन जो है परचेस है, तो खरीदता है टोटल 10,000 रुपये में। वो घड़ी जो है, जो पांचों घड़ी हैं उनको 15% प्रॉफिट पे बेचता है, जो पेन है उनको 10% लॉस पे बेचता है। ओवरऑल उसको 375 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना है कि वॉच और जो पेन है उसकी इंडिविजुअल, ईच लिखा है मतलब अलग अलग, एक इंडिविजुअल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो इस तरह के सवालों में
करने के दो तरीके देखो हो सकते हैं। एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के मतलब लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखो एलिगेशन है, सिंपल सा दिख रहा है, एक पे 15% का प्रॉफिट, दूसरे पे 10% का लॉस, तो ओवरऑल इनके बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू होगी ओवरऑल प्रॉफिट लॉस की। कितनी है? एक्चुअल वैल्यू आपको दे दी 375 आउट ऑफ 10,000, तो यहाँ से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, ओवरऑल हमें मिल जाएगा, वहाँ पे हम लगा लेंगे एलिगेशन। ये हो गया एक तरीका। दूसरा जो करने का तरीका होता है कि आप इस 10,000 पे मान लो कि सारा का सारा आपको 15% प्रॉफिट हो गया, वो एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर सारा का सारा 10% आपको लॉस हो गया, वो लॉस की वैल्यू मिल जाएगी, 375 ओवरऑल है, तो वहाँ पे आप एलिगेशन लगा लोगे। तो दो तरीके। मैं पहला वाला तरीका जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ इसमें, तो मैं आपको उस तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जो पेन है उन पर 10% का लॉस है, तो यहाँ पे मैं -10 लिख लूँगा। ओवरऑल हमेशा बीच में लिखा जाता है, तो वो कितना है 375 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज की टर्म में क्योंकि सब कुछ लिखना है, तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, यहाँ पे डबल ज़ीरो लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना होगा 15%, तो यहाँ पे 15। एलिगेशन की स्केल को मैं माइनस से प्लस की तरह इस तरह से मैं इसको बना लेता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वाला हिस्सा तो पहले सॉल्व हो जाएगा। 25 से इसे काट लेते हैं इसी स्टेप पे, 25 से एक बार और फिर ये जाएगा 5 बार, ठीक है। ये चला जाएगा अपना 4 बार, 5 से इसे काट सकते हैं 2 बार, 3 बार, ये 3 बार। तो जो मेरी नई स्केल बन जाएगी जिस पर मैं काम करूँगा वो हो जाएगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 यहाँ पे, यहाँ बचा 3, यहाँ पे बचा 4 3 12। ये मेरी स्केल बन गई। अब इस पर मैं वेट निकाल लूंगा, तो जो दोनों डिफरेंस होते हैं 3 और 12 के बीच में डिफरेंस, मतलब यहाँ पे ये इसका वेट बन जाएगा, -8 से 3, यहाँ पे गैप आएगा 11 का, तो 11 इसका वेट बन जाएगा। ये वेट क्या होते हैं यहाँ पे परसेंटेज की टर्म में, जब हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे, जब मिक्सचर एलिगेशन, वहाँ पर भी इसे सीखेंगे। पहले जो मैं आपको सिखा चुका हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर नहीं देखा है तो आप मिक्सचर एलिगेशन वाला पोर्शन आप एक बार देख लेना। ओवरऑल देखें 9 और 11 ये कॉस्ट प्राइस के रेशो मिल गए, मतलब अगर 9 और 11 को जोड़ दें तो 20 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 10,000। 20 की वैल्यू 10,000 दे रखी है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 500। अब जिसका चाहो उसका निकाल लो, है ना। माइनस वाली टर्म किसकी थी? पेन की थी, लॉस पे था, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500। अब एक चीज यहाँ पे देखो कैच है, एक तो 4500 यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ये गलत हो जाएगा अगर इसको टिक कर देंगे तो। इंडिविजुअल की देखो हमें निकालनी ईच, ईच, तो ये 4500 क्या है, कितने पेन की? 10 पेन की, तो एक पेन की कितनी होगी? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 450। एक पेन की कीमत 450 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ईच वॉच एंड ईच पेन, तो ईच पेन अगर बाद में है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप 11 के हिसाब से देख लो, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। एक की वैल्यू 500 है, तो 11 की वैल्यू यहाँ पे 5500 हो जाएगी, उसको आप डिवाइड करोगे किससे? वॉच है आपकी 5, 5 से डिवाइड करोगे 1100। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83, अगेन सेम टाइप का है कि 5 हॉर्सेस हैं, 7 ऑक्सन है, टोटल जो खरीदी वो कीमत इतनी है। घोड़ों को आपने 10% गेन पे बेचा, ऑक्सन को आपने 16% के गेन पे बेचा बेचा, ओवरऑल आपको इतने का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ पे गेन या लॉस बताओ। बिल्कुल पहले वाला मेथड जैसे ही है उसी को यहाँ पे हम लगा देंगे। अगर यहाँ पे देखें तो घोड़े 10% प्रॉफिट पर हैं, तो 10% यहाँ पे लिख लेंगे, परसेंट की साइन हटाने लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 711 डिवाइडेड बाय कितने पर? 585, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो 0 एक कट जाएगा, ऊपर यहाँ पे एक 10 लगा देते हैं। ये परसेंट में कन्वर्ट कर दिया इसको, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 16% का 16। अब इसे अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो 5 से ये कट रहा है, इसको तो पहले इतना कर लेते हैं, जो जो हिस्सा हो जाए वहाँ पे बचेगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे पे। 5 से 2 बार, 5 से एक बार, फिर एक बार, फिर ये 7 बार। 711 मल्टीपल है कि नहीं पता नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, तो और कुछ देखते हैं। 2 से होगा नहीं, 3 से ये 9, ये भी 9, 3 से पहले काट लेते हैं क्योंकि ये कट रहा है। 9 और 9, 9 से डायरेक्ट कट जाएगा इनफैक्ट ये तो ना, तो 9 से ही कर देते हैं इसको, तो बचे हुए पोर्शन को। 9 से 72 8 बार में, मतलब यहाँ पे 7 बार में जाएंगे ना, 63। फिर 63 से आगे चलेंगे 8 और 1, मतलब 9 बार ये हो जाएगा।
कितना क्लियर है? 9 से काटें तो इसको ये हो जाएगा एक बार और ये चले जाएगा 3 बार। ये दो अब 79, 13 में आता है आपका 78, 79 तो होगा नहीं, तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। एक दो आ रहा है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 5 कर लो, इसको 8 कर लो। जो अपनी एलिगेशन की स्केल बन जाएगी जिस पे काम करेंगे वो हो जाएगा 13 इंटू 5 65, सेंटर पर बचा 79, यहाँ पर बचा 13 इंटू 8 104। इस एलिगेशन की स्केल पे काम कर लेंगे तो तीनों वैल्यू पता है। डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेंगे 65 से 79, तो 10 और फिर 4 मतलब 14 का वेट इस पर, और यहाँ पे 79 से 89 99 और 5 मतलब 25, 25 का वेट ये। तो 25 और 14 कॉस्ट प्राइस का रेशो हो गया हॉर्सेस और 5 हॉर्सेस और 7 ऑक्सन का। मतलब अगर टोटल देखें 25 और 14 सम टोटल कितना हो जाएगा, साइड में लिख लेते हैं, काम करते हैं। वे 25 और 14 ये अपने कॉस्ट प्राइस का रेशो है, मतलब टोटल अगर इसको सम करके देखें तो 39 की वैल्यू अपने को दी है 5850, 5850। और किसका अपने को निकालना है? एक घोड़े का अपने को निकालना है ना, तो एक घोड़े मतलब टोटल देखें 25 की पहले वैल्यू देखनी पड़ेगी। यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा रहे हैं, 25 की वैल्यू कितनी होती, 5850 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 39। ये कितने घोड़े हैं टोटल? पाँच, पांचों की कॉस्ट प्राइस निकलती है, अपने को एक की निकालनी है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस अपने को सिंप्लीफाई करना है, 39 से डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो इस 25 को काटने के बजाय इसको काट लेते हैं, कुछ छोटा नंबर दिख जाए एटलीस्ट। 5 से एक बार, फिर 5 से एक बार, 7 बार, और फिर यहाँ पे एक ज़ीरो। 39 में 3 इंटू 13 है ना, 13 इंटू 9 ये होता है, मतलब 13 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये 3 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। 3 से काट दें इसको, ये हो जाएगा 30। 25 इंटू 3 75, एक जीरो लगाना है मतलब 750। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो ये तरीका है इसे सॉल्व करने का। एलिगेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं कि कुछ हिस्से पे प्रॉफिट है, कुछ हिस्से पे लॉस है, या कुछ हिस्से पे प्रॉफिट या प्रॉफिट है, या कुछ हिस्से पे लॉस या लॉस है, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने तो सेंटर पे ओवरऑल रखेंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से अपना मिक्सचर एलिगेशन में जो सीखा था उसे यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिगेशन मेथड को। टाइप नंबर 18। अब टाइप नंबर 18 अगेन कुछ खास कह सकते हैं कि क्वेश्चन टाइप या फिर लैंग्वेज यहाँ पे अगेन अरिथमेटिक की जो समझना इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पकड़ में आ गई अगर अरिथमेटिक में कि अच्छा ये क्वेश्चन टाइप होते हैं, इस तरह से अप्रोच करते हैं, इस तरह से मैं प्रोसीड करूँगा। ये अगर एक लाइन ऑफ थॉट अपना बनने की प्रैक्टिस बन जाए ना, बनने लगे अपने से, तो फिर एग्जाम में अपनी स्पीड बहुत एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ये फ़ायदा है थोड़ा सा। एक शॉपकीपर है, वो दो ऑब्जेक्ट बेचता है 14,000 ना, ये कंबाइंड प्राइस दी उन्होंने 14,000। कॉस्ट प्राइस पहले की जो है वो बराबर है सेलिंग प्राइस दूसरे की, एक की कॉस्ट प्राइस दूसरे की सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहला ऑब्जेक्ट 25% के लॉस पर और दूसरा ऑब्जेक्ट 25% के गेन पर बेचता है। प्रॉफिट या लॉस निकालना है अपने को ओवरऑल। तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखो रेशो अपने को मर्ज करना पड़ेगा। पहला ऑब्जेक्ट अगर देखें तो 25% का लॉस है, 25% मतलब 1/4, तो रेशो है 3/4। दूसरा ऑब्जेक्ट 25% का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो अलग कलर से लिख देता हूँ, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 और 5/4, एस पी अपॉन सी पी का मैं रेशो लिख रहा हूँ। अब उन्होंने ये बोला है कि पहले का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है दूसरे की सेलिंग प्राइस है, तो मुझे यहाँ पे रेशो दोनों मर्ज करने पड़ेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे जो मेरा रेशो निकल के आएगा जिस पर अपने को काम करना है वो हो जाएगा 15, और यहाँ से 20, यहाँ पर 20, और यहाँ पे 16। तो पहले का एसपीसीपी का रेशो, दूसरा ऑब्जेक्ट का एसपीसीपी का रेशो, दोनों अपने को यहाँ पे मिल गया। अब उन्होंने बोला है अपने को कि प्रॉफिट या लॉस निकालना है। वैल्यू दी है 14,000, 14,000 क्या है, दोनों के सेलिंग प्राइस की कंबाइंड रेशो वैल्यू है, मतलब 15 और 20 मतलब 35 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 14,000। यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू निकालना चाहूँ, 35 इंटू 2 होता है 70, और फिर उसका डबल हो जाएगा यहाँ पे 140 मतलब 400। एक की वैल्यू यहाँ पे 400 होती। प्रॉफिट या लॉस कितना होता, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बस गैप देख लेना है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 5 4 20 मतलब
2000 का तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखें 4 4 16 और ऊपर एसपी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे गेन है 1600 का। ओवरऑल अगर देखें तो 400 रुपये का उसको लॉस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। इस तरह से हम लोग इसको बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं लेना पड़ रहा, सिंपल जो रेशो परसेंटेज दिया था उसको रेशो में कन्वर्ट किया, रेशो मर्ज किया, यूनिटरी मेथड लगाया, आंसर निकाल लिया। एरिथमेटिक से परसेंटेज से लेके अभी तक और आगे भी एरिथमेटिक में पूरे पूरे में हम लोग यूनिटरी मेथड का और रेशो का जम के प्रयोग कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपने इतनी कीमत पर बेचा। पहले की कॉस्ट प्राइस दूसरे की सेलिंग प्राइस के बराबर है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तो क्विकली इसको कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट 10% के लॉस पे बेचा, तो पहले की कीमत 9/10 SP अपॉन CP का रेशियो में लिख रहा हूँ। दूसरे को आपने 25% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 25% का प्रॉफिट होता है 5/4। पहले का कॉस्ट प्राइस बराबर है दूसरे के सेलिंग प्राइस पे। इसका कॉस्ट प्राइस इसके सेलिंग प्राइस से बराबर करना है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी स्टेप पे। तो इसे 10 और 8 लिख लेते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस बन गया ना, ऊपर नीचे रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये पूरी वैल्यू मिल गई। अब टोटल सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब 10 और 9, 19 की वैल्यू दे रखी है 1710। ये 9 टाइम्स होता है तो 1 की वैल्यू हो जाती 90। उन्होंने बोला कि प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना है रुपीज़ में, तो अगेन सेम स्टेप यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर गैप देखें तो यहाँ पे लॉस -1 यूनिट का है, यहाँ पे +2 यूनिट का। ओवरऑल 1 यूनिट का उसको फायदा हो रहा है, 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब 90 रुपीज़ का गेन है। सॉरी, लॉस नहीं, गेन है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। टाइप नंबर 19। अब ये कुछ एक खास है ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप इसे हम कहेंगे। CGL में प्रीवियस ईयर में टियर 1 में ये सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है, इस तरह का एक सवाल पूछा हुआ है। ये मैं आपको कंसेप्ट बताने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल इसका उस पर जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है वो है। तो कौन सा दुकानदार हमें बेटर डिस्काउंट दे रहा है। नॉर्मल खरीदारी में भी एक्चुअली कंसेप्ट काम आएगा ना। जस्ट एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूँ। मान लो कि आप कोई टी-शर्ट परचेस करने जाएं मार्केट में, और दो दुकानदार हैं जो कि वही सेम टी-शर्ट, सेम सेलिंग प्राइस है उसका। एक दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको जो है ना कि 80% प्लस 20% का ऑफ दूंगा ना, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ये कि 80% प्लस 20% ऑफर है, डिस्काउंट है इस पर। दूसरा दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको 60% प्लस 40% का डिस्काउंट दूंगा। तो आप किससे खरीदना चाहोगे ना। ये चीज़ है ना, बहुत एक इसके लिए अपने को कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रिजल्ट है इसके, बहुत सारे चीज़ें करके सॉल्व करके डायरेक्ट रिजल्ट बना हुआ, वो अपने को बस ध्यान में रखना है। क्वेश्चन भी अपना इसी तरह से डिज़ाइन होगा, नंबर्स भी इसी तरह से डिज़ाइन होते हैं। कोई भी रैंडम नंबर कभी भी एग्जाम में नहीं आता। क्वेश्चंस डिज़ाइन होने के पीछे कोई पैटर्न होता है ना, वही पैटर्न अपने को समझना है और अपने को अपने सॉल्यूशन में उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न होता है, 80 और 20 को अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल जोड़ूँ तो 100 होता है, 60 और 40 जोड़ूँ तो भी 100 होता है ना। तो सम सेम हो गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है सेम सम, जो परसेंटेज का सम है वो सेम बनता है। तो अब मैं 80 और 20 वाला डिस्काउंट पे जाऊँ या 60 और 40 वाला डिस्काउंट पे जाऊँ, हमेशा यहाँ पे अपने को गैप देखना होता है। इनके बीच में गैप 60 का, इसके बीच में गैप 20 का। जहाँ पे गैप ज़्यादा डिस्काउंट के केस में, जहाँ पे गैप ज़्यादा नंबर्स में, वो खरीदार के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब पहले वाले से खरीदना प्रॉफिटेबल होगा। बस इतना सा लॉजिक है, थोड़ा सा इसको आप समझना कि अगर दोनों सक्सेसिव परसेंटेज हो, दो या दो से ज़्यादा हो, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े वाले के बीच में हम लोग देख लेते हैं। 80 और 20, 60 और 40, समेशन इनका इंडिविजुअल 100 बनता है, लेकिन 80 और 20 गैप है 60 का, 60 और 40 गैप है 20 का। तो जहाँ गैप ज़्यादा वहाँ पे मुझे ज़्यादा फायदा है, तो मैं उसी दुकानदार से लेना पसंद करूँगा। बस यही यहाँ पे लॉजिक लगाना होता है। अब इस सवाल को देखो। ऑन अ बुक ऑफ मार्क प्राइस 161, तो प्राइस है उसकी 161 रुपये। शॉपकीपर ए है वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10, 20 और 30% का। शॉपकीपर बी जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 15, 20 और 25 का। तो कौन है दुकानदार जो कि ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, किससे आप खरीदना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो 10, 20, 30 समेशन करोगे 60%, 15 और 25 40 और 20 60, अगेन 60%, 60% का यहाँ पे गेन आ रहा है। सबसे मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आप गैप चेक कर लो, बस 10 और 30, यहाँ पे 20 का गैप है और यहाँ पे
15 और 25, यहाँ पे 10 का गैप है, मतलब जो पहला दुकानदार है वो यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे रहा है, इसलिए उसी से हम इस किताब को खरीदेंगे। बस ये लॉजिक होता है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का। तो इसमें हमको इंडिविजुअली, देखो इंडिविजुअल सॉल्व करके नहीं देखेंगे एग्जाम में ना कि 161 का कौन इसका सक्सेसिव परसेंटेज निकालेगा, और क्यों हम लोग इसको सब कुछ करके देखें अपने फॉर्मूले से भी कि 10 और 20 का पहले निकालो, फिर एक क्यूमुलेटिव निकले उसका 30 से निकालो, या ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक से हम लोग इस तरह के सवालों को अप्रोच करेंगे। अब ये नंबर्स हमेशा इसी तरह के आपको दिखेंगे ना, कुछ लॉजिक बेस्ड होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 17% और उधर भी चला गया 59% और कुछ ऐसा, कोई गंदे गंदे नंबर्स नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर भी डिज़ाइन करता है वो ऐसे ही है ना, वो थोड़ी बैठ के बेकार नंबरों को टेस्ट करेगा और फिर सवाल उस पर बनाएगा, घंटे 2 घंटे लगाएगा एक सवाल को बनाने के लिए। तो सेम बस लॉजिक आपको पकड़ लेना है कि एग्जामिनर कैसे बना रहा है, मुझे उसको बिल्कुल उसी तरह से उल्टा करके सॉल्व कर देना है बस। क्वेश्चन नंबर 87, ये एक्चुअल सीजीएल का सवाल है, सीजीएल प्री आई थिंक 2020 वाली जो एग्जाम थी उसमें ये पूछा हुआ था। 3 शॉपकीपर हैं ए बी और सी, एक ही आर्टिकल है, आइडेंटिकल आर्टिकल है, जिसकी कीमत है ये, वो अपने आर्टिकल सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचते हैं। तो पहला दुकानदार 20 और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा दुकानदार 25 और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तीसरा दुकानदार 30 और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो कौन है जो मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है और कितने से? 2 सवाल यहाँ पे उन्होंने अपने से पूछे, तो लॉजिक लगा देंगे। देखो 20 और 20 40 होता है, 25 और 15 40 होता है, 30 और 10 40 होता है, समीशन सेम हो रहा है, तो यहाँ पे हम गैप पे काम करेंगे। 20 और 20 में 0 का गैप है, 25 और 15 में 10 का गैप है, 30 और 10 में 20 का गैप है, तो जहाँ गैप ज़्यादा वो दुकानदार ज़्यादा बेटर, तो हम लोग इस ब्लू वाले से खरीदेंगे। तो बाकी सबसे हम लोग नहीं लेंगे, हम शॉपकीपर सी से लेंगे, वो हमें मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी और सी तो एलिमिनेट हो गए, है ना, सी आना चाहिए, तो मतलब शॉपकीपर सी आना चाहिए, तो ऑप्शन ए और डी में वो आ रहा है। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब सवाल यहाँ तक रहता तो क्विकली हो जाता, अब उन्होंने ये पूछ लिया कि कितने से, तो मुझे डिस्काउंट की वैल्यू भी एक्चुअली यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो 2% है तो आराम से निकाल सकते हैं, 10 और 30 है, 30 और 10 है, तो इसका अगर डिस्काउंट देखें तो अपना फॉर्मूला लगा देंगे ए बी वाला, ये -30, ये -10, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाता, 30 इंटू 10 300 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 3, ये हो गया -40 प्लस 3, मतलब जो नेट डिस्काउंट यहाँ पे मुझे मिल रहा होता वो होता 37%। इतना डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, तो 37% मुझे निकालना है किसका, कीमत है 4820, तो 0 वगैरह यहाँ पे कट गया। अब सिंप्लीफाई करने पहले ऑप्शन देखें, देखो अब यहाँ पे इसके बाद सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों, मुझे पता है यहाँ पे नीचे 10 आ रहा है, तो और यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 का कोई भी नंबर नहीं है ना, 10 को अगर काटना है तो क्या चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 तो 482 में है, लेकिन 5 ना 482 में है ना 37 में, मतलब ये पता है कि कटेगा तो है नहीं, डेसिमल वहाँ पे डेफिनेटली आएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ नहीं रहा, लास्ट वाले में डेसिमल है, तो उसी को हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी देख रहे हैं 7 2 14, 4 डेसिमल वाले पार्ट में आना ही है, वो यहाँ पे आ भी रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें कहाँ पे हम कम कर सकते हैं, कहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, कहीं पर हम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस अपने को अपने खुले रखने, स्पीड इससे देखो डेवलप हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा, फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल था जो कि बहुत कैलकुलेटिव लग रहा था एग्जाम में, आप कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें ज़बरदस्ती, हो सकता है कोई दूसरा कैंडिडेट उसको अप्रोक्सीमेशन से या ऑप्शंस यूज़ करके या जस्ट एक थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको ऑप्शंस निकाल ले रहा था, तो उसको वो आसान लग रहा था, उसने उतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और उसका आपसे तेजी से हो गया, टाइम बच गया, उसने उतने में दूसरा एक आध सवाल सॉल्व कर लिया, तो ऐसे बेनिफिट मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें कैलकुलेशन वाली पार्ट अपने को देखते चलना है ना, कि एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम का सवाल है, ऐसा भी नहीं कि कहीं बना के मैंने आपको दिया हो। तो ऐसे चीज़ें अपने को एग्जाम में अप्रोच तभी लगा पाएंगे जब अपन प्रैक्टिस के दौरान आपने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया हो, कई बार आपने सॉल्व किया हो, आपकी हैबिट बन गई हो सॉल्व करने की, तो ये एग्ज़ाम हॉल में बनेगा। देखो एग्ज़ाम हॉल में कोई भी नई चीज़ आप नहीं कर पाओगे, कुछ भी क्रिएटिव वहाँ पे नहीं करने का स्कोप होता है, टाइम का प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, प्रेशर में आदमी वही कर पाता है जो वो बेस्ट करने की उसकी हैबिट बनी होती है। तो ये हैबिट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस के दौरान या सीखने के दौरान बहुत अटेंटिवली चीज़ों को देखना है, ग्रास्प करना है, नोट्स बनाने और ऐसे सवालों को और सॉल्व करना है।